welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the रिविजन बैच ऑफ क्लास 10 SST। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट जिनका बोर्ड एग्जाम है एंड वो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज हम करेंगे क्लास 10 SST या फिर आप कह सकते हो सिविक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस वीडियो से कवर कर सकते हो। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, साथ ही के साथ यहाँ से आपके 1 मार्क क्वेश्चन भी जो है कवर हो जाएंगे क्योंकि हम शॉर्ट और लॉन्ग बुक की एक एक लाइन से कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने एसएसटी का ये पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ लिया है तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि हर लाइन से हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां मैं आपको कवर करवाने वाली हूं फॉर योर बोर्ड एग्जाम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपने अभी तक एसएसटी का ये चैप्टर नहीं पढ़ा है पावर शेयरिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 एसएसटी की गाइस प्लेलिस्ट गिवन है, वहां पे क्लास 10 एसएसटी का हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या पॉलिटिकल का हो, और वो भी बहुत मिनिमम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है, सिंपल लैंग्वेज में। आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में, ना ही आप बोर होने वाले हो लेंदी चैप्टर्स को पढ़ते हुए, और कोई बहुत लेंदी वीडियोस भी नहीं है। तो इफ यू हैवंट स्टडीड दिस चैप्टर फ्रॉम मी, यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में दिख रहे हो, अरे वाह ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के गया तो और ये आ गया है, तो भैया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, और हो सके तो एक कॉपी लेके बैठो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उन्हें नोट डाउन करते रहना। पूरा आंसर नहीं लिखने हैं कॉपी में, साथ के साथ कीवर्ड्स बना के लिखते रहो, सो दैट एग्जाम के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। और साथ ही के साथ अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपको इन सभी नोट्स का जो है PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है, वहां से जाके आप इन सभी प्रिंट्स को डाउनलोड कर सकते हो, फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आप इंस्टा नहीं यूज करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले चैप्टर के पिन कमेंट में चेक करो, यही क्वेश्चन आंसर जो है हमारे काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिन कर दिए। अगर आप वो यूज नहीं करते तो यूट्यूब से ही चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। एंड इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही के साथ नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अ मिक्स बैग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे हम, और पूरा ही चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। एंड अगर आपको लग रहा है MCQ एग्जाम में तो MCQ भी आने वाले, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आप क्लास 10 SST का रिवीजन बैच की वीडियो देखो, MCQ की मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ, 15-20 मिनट की MCQ की वीडियो, 15-20 मिनट की ये वीडियो, आपके 40 मिनट्स में टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी आपको इस चैप्टर की। ऐसे ही हर एक चैप्टर के साथ हम करेंगे। तो इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया इस वीडियो का, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई SST अगर अभी लग रहा है कि आती नहीं है, डर लग रहा है कि अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, सारे चैप्टर पढ़ लिए तब भी मन में डर आ रहा है एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, तो लेट्स प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, सारा डर निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है, तो पावर शेयरिंग मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इससे क्या होता है कि पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, सो दैट ऐसा ना हो कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो है ज्यादा पावर एग्जिस्ट कर रहा हो और फिर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कंट्री डेमोक्रेटिक वे में ना चल पाए। तो पावर शेयरिंग इज वेरी डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड विच टाइप ऑफ पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंजॉय। तो देखो ये जो चैप्टर आपका पावर शेयरिंग, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जो आपके 3 और 2 मार्क्स वाले हैं, तो सब कवर हो रहे हैं यहाँ पे हमारे। तो यहाँ पे आपसे पूछा कम्युनिटी गवर्नमेंट, आपको बताना है क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट और उसके पास क्या पावर्स थी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट आपको पता है, ये गवर्नमेंट बनाई थी बेल्जियम वालों ने, सो दैट ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजन ले पाए कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। ठीक है, पहला आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर थी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। एंड इसको इलेक्ट कौन करते थे, इसको इलेक्ट करते थे पीपल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी के, जैसे डच वाले डच को करेंगे, फ्रेंच वाले फ्रेंच को, जर्मन वाले जर्मन को। और कोई मैटर नहीं करता है कि वो लोग जो है कहाँ रह रहे थे, वो कैपिटल सिटी में रह रहे थे या ब्रुसेल्स में रह रहे थे, कोई मैटर नहीं करता था कि बेल्जियम में रह रहे हैं या ब्रुसेल्स में रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं तो वो कहीं भी रह रहे हो पूरे देश के अंदर, वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। अगर डच वाले हैं तो वो डच के मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेंगे, अगर जर्मन वाले हैं तो वो जर्मन को करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ऐसा इन्होंने रूल बनाया था, एक ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी जो उन पर्टिकुलर, जैसे फ्रेंच के कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड अगर इश्यूज थे तो वो फ्रेंच कम्युनिटी डील करेगी, जर्मन वाले उसमें नहीं बोलेंगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब भाई जर्मन वालों को, डच वालों को क्या पता फ्रेंच लोगों की क्या डिमांड्स है रिलेटेड टू देयर लैंग्वेज एंड ऑल द कल्चर रिलेटेड इशू, तो इन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट्स बना दी और तभी इतना
अच्छा मॉडल इनका हुआ, पूरे देश में इस चीज़ की वाहवाही हुई कि वाह इन्होंने कितने अच्छे तरीके से हर एक डिफरेंस को अकोमोडेट कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई वॉज द माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल? ये तो आपको पता है फ्रेंच कम्युनिटी पावरफुल और रिच थी। अब बताओ रीजंस बताओ गाइस, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो पावरफुल क्यों थी, तो उसका रीजन हम बुक में गिवन था। सबसे पहले कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल गए थे। ए पार्ट आप ऐसे पॉइंट में करके आंसर लिखना, पॉइंट में करके जितना आंसर लिखोगे उतना मार्क्स गेन कर सकते हो। अब ये वाला भी जो मैंने कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला बताया, ये भी आप पॉइंट में लिख सकते हो। पहले स्टेटमेंट लिखिए एंड देन मेक 2 पॉइंट्स। ओके, तो पहला पॉइंट आपने लिख दिया दैट फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट जल्दी मिल गया था। दे वर क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड, और बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन दे वर वेल सेटल्ड एंड दस रिच एंड पावरफुल। जब वो पढ़े लिखे थे, क्वालिफाइड थे बहुत ज़्यादा, तो उनको अच्छा आप समझ सकते हो कि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने अच्छी अच्छी जॉब्स करी होंगी, बिजनेसेस में इन्वॉल्व हुए होंगे वो, और उनके पास ज़्यादा पैसा। दे वर सेटल्ड एंड रिच एंड पावरफुल, इसीलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव रीजंस फॉर विच पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आपको रीजंस बता रहे पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पावर शेयरिंग डिजायरेबल सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। देखो रिड्यूस करता है, ऐसा नहीं है पावर शेयरिंग हो रही है तो मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट होंगे नहीं भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कभी एक सरकार दूसरी सरकार, कभी जनता को सरकार से कोई शिकायत होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ऐसे वॉर टाइप सिचुएशन में बनेंगे, नहीं, नॉर्मल वे पे कॉन्फ्लिक्ट्स हल होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं डेमोक्रेटिक और पावर शेयरिंग वाले टाइप में। वहीं पे अगर हम बात करें जहाँ पावर शेयरिंग नहीं होती है, जैसे मेजॉरिटेरियनिज्म हमने देखा श्रीलंका में, वहाँ मेजॉरिटी जो सिनाला कम्युनिटी थी उन्होंने मेजॉरिटेरिज्म फॉलो करा तमिल्स के ऊपर, तो क्या हुआ वहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया और सिविल वॉर हो गया। तो इसलिए जब पावर शेयरिंग होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है कि भाई हर एक जन को जो है, हर एक जना जो है, जैसे बेल्जियम में हर एक जने को अपने अपने राइट्स मिल रहे थे, तो फिर उन्हें क्या दिक्कत होगी, क्यों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे वो। और अगर नहीं मिल रहे होंगे पावर शेयरिंग होके तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होंगे। नेक्स्ट क्या है, इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर अच्छे तरीके से सबको पावर्स मिल रही हैं, सबको ही खुश हैं कि हाँ भैया हमारे जो है हमारे साथ जस्टिस हो रहा है, तो फिर पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इट स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जब हर कोई देश का इंसान रह रहा है, उसको पता है मेरे साथ नाइंसाफी नहीं रह रही है, तो वो अपने देश में खुश रहेगा और सबके साथ यूनिटी के साथ रहेगा। वहीं पे अगर किसी को ऐसा लग रहा है, जैसे तमिल्स को लग रहा था इन श्रीलंका की भाई उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है, तो उससे देश की यूनिटी पे भी फर्क पड़ा और लड़ाइयाँ हुई और क्या हुआ, इतना लंबा सिविल वॉर चला। तो ये इफेक्ट्स हैं पावर शेयरिंग के, कि अगर पावर शेयरिंग होती है तो पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स है। रट्टे नहीं मारने, समझो इस चीज़ों को। उसके बाद जो है स्टेबिलिटी लाता है पावर शेयरिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिटी ऑफ द कंट्री को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है। ये एक बिलीफ होती है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ऐसा सोचती है कि हम जो मर्जी करें, और वो डिसरिगार्ड करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी की विशेष को और नीड को, उनकी कोई मांगे पूरी नहीं करती, सिर्फ अपनी अपनी चलाती है। दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो इनको और जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिटवीन 1970 एंड 1993 इन बेल्जियम। जो इतने सारे अमेंडमेंट्स इन्होंने करे बेल्जियम वालों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों कर रहे थे। तो सिंपल आंसर हमें पता है, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट। इनको एक अरेंजमेंट लेकर आना था कि कोई एक ऐसा साधन बन जाए, एक ऐसा अरेंजमेंट बन जाए कि भाई ये सब लोग, चाहे फ्रेंच हो, डच हो, जर्मन हो, ये आपस में खुशी से जो है बेल्जियम में रह पाए, दिक्कतें ना हो। इसलिए इन्होंने इतना समय लगाया एक ऐसा अरेंजमेंट बनाने में और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा। ठीक है, तो आप ये आंसर रीड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द थर्ड यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन बेल्जियम। आपको पता है कौन सी गवर्नमेंट है ये, अलग अलग तरीकों से। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का ही क्वेश्चन है ये, बट थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस को आपको समझना है। जब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएंगे एग्जाम में ऐसी लैंग्वेजेस। तो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोग इलेक्ट करते हैं, नो मैटर वेयर दे लिव। और वो क्या क्या चीज़ों पे जो है रूल्स बना सकते हैं, वो आप अब मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किन चीज़ों पे रूल बनाती है। 3 चीज़ें पता है आपको बताना। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द 2 रीजंस फॉर पावर शेयरिंग एंड मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ ईच। आपको पावर शेयरिंग के 2 रीजंस बताने हैं। पहला रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजंस होता है। प्रूडेंशियल रीजन होते हैं यानी कि सही गलत का पहचान करके जो हम फैक्ट्स के ऊपर सोच समझ के जो रीजंस हमने दिए हैं वो हुए हमारे प्रूडेंशियल रीजंस, प्रॉज एंड कॉन्स को देखने के बाद। तो प्रॉज एंड कॉन्स को देखने के बाद प्रूडेंशियल रीजन हमारा क्या है कि पावर शेयरिंग करते हैं तो पॉसिबिलिटी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स की वो रिड्यूस हो जाती है। और मॉरल रीजन मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज। ठीक है, जैसे आप क्लास 10th के बच्चे हो तो तुम्हारा मॉरल है कि भाई पढ़ो अच्छे तरीके से और टॉपर बनना है, बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाने हैं। दिस इज योर, यू कैन से दैट कि हाँ भाई आपकी बार यू हैव दिस चांस, सो इट इज़ अ मॉरल रीजन योर ऑफ योर्स टू बी
स्टडिंग फॉर योर एग्जाम, ठीक है, कि तुम्हारा मॉरल रीज़न है भाई 10th है, बढ़िया आग लगानी है पेपर में, ये तुम्हारा मॉरल रीज़न है, ठीक है। और अगर आप इसी चीज़ का प्रूडेंशियल रीज़न देखोगे तो प्रूडेंशियल रीज़न ये होगा, अच्छा ठीक है मेरे को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं क्योंकि मुझे अभी से प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से पढ़ने की, अभी अच्छे से पढ़ूंगा फिर 11th में भी पढ़ूंगा 12th में भी पढ़ूंगा, ये एक तरीके से आपका प्रूडेंशियल रीज़न हो गया। बट मॉरल रीज़न भाई 10th में आया तो टॉप तो करना ही है, तो ये हो गया मॉरल टाइप का रीज़न। तो मॉरल रीज़न है इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही होती है पावर शेयरिंग। अगर डेमोक्रेसी में भी एक ही जने के हाथ में सारी पावर दे दोगे तो वो तो डिक्टेटरशिप बन जाएगी ना, तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है पावर शेयरिंग करना, तो ये हुआ इसका मॉरल रीज़न। Next question, what do you learn from the principles followed in Belgium and Sri Lanka, that is majoritarianism in Sri Lanka and accommodation in Belgium? ये कह रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि आपने इससे क्या सीखा, तो हम दोनों का एग्जाम्पल देके बताएंगे हमने क्या सीखा। ओके, तो चेक करते हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स रिस्पेक्टेड द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज एंड वर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ कंट्री। अब बेल्जियम में क्या हुआ था, जो लीडर्स थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बैठाया कि हर एक जना जो वहाँ रह रहा था, हर एक कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट था उसको उन्होंने फुलफिल करा और उससे यूनिटी स्ट्रांग हो गई कंट्री के, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी, जितने भी रीजनल डिफरेंस थे और कल्चर डाइवर्सिटी थी उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज करा, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा सो दैट एक ऐसा अरेंजमेंट बनाए कि सब लोग कंट्री में खुशी से रह पाए, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें श्रीलंका की गाइज, ऑन द अदर हैंड श्रीलंका आप ऐसे लिख सकते हो, सिन्हाला कम्युनिटी ने डोमिनेंस सिक्योर करने के बाद मेजॉरिटेरियनिज्म मेथड लगाए, उन्होंने जो है तमिल्स के ऊपर मेजॉरिटेरियनिज्म मेथड लगाए, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज करी सिन्हालास के लिए, और इस वजह से क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलियनेटेड, उन्हें अलग सा महसूस होने लगा कि हमारे से जो है हम गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड हेंस इट रिजल्टेड इन द सिविल वॉर। तो अगर ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ होता तो वहाँ श्रीलंका में सिविल वॉर नहीं होता, अगर उन्होंने भी डिफरेंट कल्चर के जो डिफरेंसेस थे उनको समझा होता, उन्हें रिकॉग्निशन दिया होता, जैसे यहाँ बेल्जियम वालों ने मिनिस्टर्स अलग कर दिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, ऐसा अगर कुछ श्रीलंका में हुआ था तो वहाँ भी सिविल वॉर नहीं होता। बट वहाँ उन्होंने ऐसा फॉलो नहीं करा, मेजॉरिटेरिज्म करा, तो उसका क्या रिजल्ट आया, सिविल वॉर। सिविल वॉर का कितना नुकसान पड़ा होगा कंट्री पर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से आप खुद सोच सकते हो। अब चलते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई इज द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज अडॉप्टेड इन इंडिया, क्यों इंडिया में हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज अडॉप्ट करते हैं, तो ये हम अडॉप्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, जिनको अदरवाइज जो है चांस नहीं मिलता पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में आने का, तो बाय रिजर्वेशन वी गिव देम चांस। कौन कौन से वो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। आपको 3 डिमांड बतानी है श्रीलंकन तमिल्स की। तो फर्स्ट उन्होंने कहा था रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने अपनी रीजनल ऑटोनॉमी मांगी थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मांगी थी जॉब्स में और एजुकेशन में, एंड उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई थी, बट गवर्नमेंट ने उनकी हर एक एक्टिविटी को सप्रेस करा और उससे सिविल वॉर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब ये क्वेश्चन आप बताओगे गाइज, श्रीलंका की जितनी भी एथनिक कॉम्पोजिशन है, क्योंकि ना बार बार इस चीज़ में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा श्रीलंकन तमिल्स इतने थे, इंडियन तमिल्स इतने थे, सिन्हाला स्पीकिंग कितने थे, तो विद परसेंटेज, विद करेक्ट परसेंटेज एथनिक कॉम्पोजिशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। नहीं आता तो बुक में से चेक करके लिखो और उसे याद कर लो अच्छे से। ये चीज़ है जो आप याद कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते थे, एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन, क्वेश्चन नंबर हमारे 11 का बी। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस बाय बेल्जियम। अब आपको बेल्जियम की प्रॉब्लम बतानी है, तो प्रॉब्लम थी इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन में। क्या था, 59% डच स्पीकिंग थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे एंड 1% जर्मन स्पीकिंग थे पूरे के पूरे बेल्जियम में। बट अगर हम इनकी कैपिटल सिटी की बात करें तो वहाँ 80% फ्रेंच थे और 20% डच स्पीकिंग थे, और फ्रेंच कम्युनिटी बहुत रिच और पावरफुल थी। इस वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे जो वहाँ के बाकी लोग जो थे, जो डच स्पीकिंग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि फ्रेंच के लोग जो हैं उन्हें ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गए हैं एंड ऑल दैट, और इस वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज। ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है ये क्यों आया दुनिया के अंदर, ऐसा क्या रीज़न था कि भाई डिक्टेटरशिप मोनार्की चलती थी और एकदम से पावर शेयरिंग का सिस्टम आ गया, वो क्या रीज़न था, एकदम से नहीं मतलब आया एक तरीके से, तो वो क्यों आया था। तो देखो गाइस, जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग का था वो
इमर्ज होता है जब लोगों को ये समझ में आया कि पावर हमारे को किसी एक जने के हाथ में नहीं देनी चाहिए। जैसे डिक्टेटरशिप में क्या हुआ, डिक्टेटर ने अपनी मनमानी शुरू कर दी और जनता पे अत्याचार होने लगा। मोनार्की में भी ऐसा ही कुछ होता था। तो तब लोगों ने इस आइडिया को अपोज करा कि नहीं, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहनी चाहिए, एक इंसान के हाथ में पावर नहीं रहनी चाहिए। जब उस आइडिया को अपोजिशन लोगों ने करना शुरू करा तो फिर ये आइडिया निकल के आया कि हमें पावर को शेयर करना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, सो दैट पावर शेयर रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के जो है पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और साथ ही के साथ एक स्टेबल ऑर्डर बनेगा। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो, रीड कर लो। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पावर। पहले ज़माने में ऐसा होता थी बात कि अनडिवाइडेड पावर होनी चाहिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और वन ग्रुप लोकेटेड एट वन प्लेस। पहले ज़माने में यही सोचा जाता था कि पावर ना एक इंसान के हाथ में होनी चाहिए या एक ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग। क्यों सोचते थे वो लोग? क्योंकि वो लोग सोचते थे पुराने ज़माने में कि अभी अगर क्विक डिसीजन लेने हो, अगर जल्दी डिसीजंस लेने हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपको जल्दी डिसीजन देना हो, तो अगर एक जना डिसीजन लेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, सब काम जल्दी हो जाएंगे। इसलिए पहले ज़माने में ऐसा किया जाता था। बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट जैसी डेमोक्रेसी आई तो ये नोशन चेंज हो गया, क्योंकि चाहे डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग थोड़ी लेट हो बट वो अच्छी तो होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नाखुश नहीं होगा उससे। सब लोगों का हित को जो है समझ के, सब लोगों का जो कुछ भी वो चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर सोच विचार करके डेमोक्रेसी में जो है वो लिए जाते हैं डिसीजन। वहीं डिक्टेटर क्या करते हैं? डिक्टेटर का क्या है, उसका जो मन करा उसने कर दिया, चाहे कोई खुश हो ना खुश हो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डेमोक्रेसी में और पावर शेयरिंग में क्या होता है, हर एक ग्रुप की जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करा जाता है। एग्जाम्पल आप खुद से सोच सकते हो कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतने साल लग गए, साल तो लगे कोई बात नहीं बनने में, बट आज के समय पे हर लोग खुश तो है वहाँ पे, समझ गए। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। वाई हैज़ ब्राज़ील बीन चोजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो ये उसी चीज़ का एग्जांपल है गाइस कि उन्होंने पावर शेयरिंग इतने अच्छे तरीके से करी कि जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उनका हेडक्वार्टर तक ब्रुसेल्स में बना दिया गया। अब आप रीज़न बताओ कि क्यों ईयू का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बनाया गया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज इनोवेटिव। तो भाई इन्होंने जो काम करा ना वो काफ़ी तारीफ वाला था, पूरी दुनिया ने उस चीज़ की तारीफ करी कि डिफरेंस तो हर कंट्री में हो सकते हैं बट हर एक कंट्री की अपनी जिम्मेदारी है कि वो कैसे उन्हें सॉल्व कर रही है। तो जो बेल्जियम ने करा वो काफ़ी बहुत तारीफ वाली चीज़ थी, बहुत इनोवेटिव था कि किसी को उन्होंने जो है नाखुश नहीं करा और सबकी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज नहीं होने देने के लिए सबको पावर्स दे दी। इट हैज़ अवॉइडेड सिविक प्रॉब्लम्स एंड डिवीजन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, इंस्टेंट ब्रॉट स्टेबिलिटी। तो इन्होंने जिस तरीके से पावर शेयरिंग करी उससे ना ही सिविल वॉर वाली प्रॉब्लम आई, ना ही उससे लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को कोई दिक्कत है कि फ्रेंच वाले कह रहे हैं हमारे लिए रूल डच वाला क्यों बना। इन्होंने कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट बना दी थी कि फ्रेंच वालों के डिसीजन फ्रेंच, डच वालों के डच, जर्मन वालों के जर्मन, तीनों खुश आपस में। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर को इतने अच्छे से इन लोगों ने डील करा, इसीलिए जो है यूरोपियन यूनियन ने भी ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी अबाउट पावर शेयरिंग। ठीक है, तो रीड करते हैं इसको। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, यही होता है डेमोक्रेसी में। दोज हु विन सिक्योर मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेशन, फॉर्म गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल, नेशनल और स्टेट में। इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू ऑल सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। ठीक है, रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर यू कैन से दैट SCs एंड STs इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ये इंडिया की बात हो रही है। दस इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड एट वेरियस लेवल एंड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। इट इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस, ऑन केयरफुल कैलकुलेशन एंड गेम्स। तो ये मैंने रीड कर दिया है, आप इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, आप देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। What was the cause of tension and conflict between the Dutch and the French speaking? तो आपको पता है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग रिच थी और जो डच थी, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, उन्हें लगता था कि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं पहुंचा, उन्हें एजुकेशन मच लेटर मिली है, इसलिए उनके बीच में थोड़ी टेंशन्स क्रिएट हो रही थी और उस सबको हल करने के लिए बहुत अच्छा खासा सिस्टम बेल्जियम वालों ने निकाल दिया था। अब फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया, ब्रिंग आउट द मेन कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंकन मॉडल। अगेन इसी क्वेश्चन में आपको ये बताना है बेल्जियम वालों ने सही काम करा, अच्छा काम करा, और श्रीलंका ने गलती करी थी, मेजॉरिटेरिज्म, उसका गलत इफेक्ट पड़ा। पूरे उस चीज़ को आपको फिर से एक्सप्लेन करना है जैसे हमने लर्न वाले क्वेश्चन में करी थी, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, आप इसको रीड कर लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन रीजन वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो दो रीजन होते हैं, एक प्रूडेंशियल एक मॉरल, दोनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यू कैन रीड इट। प्रूडेंशियल रीजन आपको पता है, प्रॉज एंड कॉन्स देखने के बाद। मॉरल रीजन जो मॉरल आइडियाज़ पे बेस होता है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी मतलब भी पावर
पावर शेयरिंग करना होता है। और प्रूडेंशियल रीजन में हमने प्रॉफिट्स देखे कि हाँ अगर हम पावर शेयर करेंगे तो भाई कितने प्रॉफिट्स है, स्टेबिलिटी आएगी, अच्छे तरीके से यूनिटी रहेगी कंट्री में। ये हो गया प्रॉफिट्स देखने वाले और ये हो गया मॉरल पे चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व एथनिक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, या फिर डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एकोमोडेशन अडॉप्टेड इन बेल्जियम। तीनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, आंसर वही रहेगा, आपको अकोमोडेशन बताना है उन्होंने कैसा करा था। तो पहले आप बता दोगे कि उन्होंने हर एक कम्युनिटी को जो है रिकॉग्नाइज करा था, और वो कैसे करा था, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरीके से पॉइंट बनाना सेम टू सेम जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आप अपनी स्टेटमेंट लाइन लिखोगे, रीड कर लो इसको, और फिर सबसे पहला काम इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इसको ऐसे आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। फिर आप लिख देना कि डच फ्रेंच स्पीकिंग दोनों से ही इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जा रहे थे, नो मैटर कौन मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी। सेटिंग अप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट करा सेकंड इन्होंने। फिर इन्होंने करा फेयर शेयर ऑफ पावर, यानी कि मैनी सेंट्रल पावर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उन्होंने इसको स्टेट गवर्नमेंट में और रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया था। और नेक्स्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जब स्टेट गवर्नमेंट बनी थी तो भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो पूरा एकोमोडेशन का मॉडल आप इस वे में अगर रिप्रेजेंट करोगे एग्जाम में तो यू विल गेन मार्क्स। पॉइंट फॉर्मेट में ऐसे इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है, और अंदर इसको एक्सप्लेन कर देना। डन। तो ये आपका ये वाला आंसर हो गया। मैं एक बार इसे हटा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एनसीईआरटी की ही लाइंस लिखी हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, हाउ इट हैज़ लेड टू एलियनेशन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। तो पहले पूरा मेजॉरिटेरियनिज्म समझाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे क्या हुआ था श्रीलंका में। तो पूरा एक बार इसको देख लेते हैं हम। दैट इन श्रीलंका देयर आर टू कम्युनिटीज, सिन्हाला एंड तमिल्स। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by the virtue of their majority। अब क्या हुआ था वहाँ पे श्रीलंकन में कि इलेक्शन हुए तो डोमिनेंस की वजह से, मेजॉरिटी की वजह से सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट बन जाती है। और जब वो गवर्नमेंट बना लेते हैं तो वो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, इवन तो वहाँ पे तमिल स्पीकिंग भी इतने सारे लोग थे। उसके बाद वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में प्रेफरेंशियल दिखाते हैं कि एजुकेशन और जॉब में अगर कोई सिन्हाला होता था तो उसको ज़्यादा जल्दी मिल जाती थी जॉब। दे एनकरेज एंड प्रोटेक्टेड बुद्धिज़्म, ठीक है। और द डिस्ट्रेस हैज़ टर्न इनटू अ सिविल वॉर दैट हैज़ कॉज्ड द सेट बैक टू सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ श्रीलंका। और इससे क्या हुआ, तमिल स्पीकिंग लोग जो थे वो बहुत एलिनेटेड खुद को फील करने लगे कि अपनी ही कंट्री में हमारे को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सामने वाला अगर मेरे इंसान जो मेरे साथ में है चाहे वो मेरे से ज़्यादा अच्छा क्वालिफाइड भी नहीं है फिर भी उसको जॉब पहले मिल रही है क्योंकि वो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो काफ़ी एलिनेटेड फील करने लगी कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एज अ रिजल्ट वॉर हुआ उनके कंट्री में और उसका इकोनॉमी और सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा श्रीलंका की। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अब ये गाइज हमारा, एक्सप्लेन द 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये इसको आपको लॉन्ग में भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। पहला फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसमें पावर चेक एंड बैलेंसेस पे चलती है, तीनों पे इक्वल नंबर ऑफ पावर होती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉस बनाना, एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है अगर कोई भी डिफरेंसेस इमर्ज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में हो या देश की जनता और लॉ ऑर्डर में हो, तो वो सब जुडिशरी हल करती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, या फेडरलिज्म चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो, जब लेवल्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है उस पर सबसे ज़्यादा पावर, फिर सेकंड वाले पे उससे थोड़ी कम, एंड देन थर्ड वाले पे सबसे कम पावर होगी। जैसे इंडिया में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये फेडरलिज्म होता है। इसमें लेवल में होती है पावर सबसे ऊपर वाले पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। बट चेक एंड बैलेंसेस हॉरिजॉन्टल में क्या है, सब पे इक्वल पावर। नेक्स्ट पावर शेयर होती है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिजर्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो पावर को डिवाइड कर दिया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज भी पावर को शेयर करती हैं, और कब करती हैं वो कोलिशन बना के, जब अगर कभी ऐसा होता है कि किसी भी गवर्नमेंट को जो है मेजॉरिटी नहीं मिलती है, कोई भी पावर में पार्टी जिसने आना होता है उसको मेजॉरिटी सीट नहीं मिलती है, तो आपस में पार्टियां कोलिशन बना लेती है, गठबंधन बना लेती हैं मेजॉरिटी गेन करने के लिए और फिर सरकार बनाती है। तो ये चारों यहाँ मैंने लिख दिए हैं, मैंने चैप्टर में बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। चैप्टर की लिंक, वीडियो का लिंक गिवन है, यू कैन गो एंड वॉच इट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड गाइज 21 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो हर
एक एरिया से ये क्वेश्चंस आपके कवर हो गया, चाहे वो मॉरल प्रूडेंशियल हो, चाहे वो पावर शेयरिंग हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बेल्जियम हो। इसी तरीके से मैंने हर एक चैप्टर को कवर कराया है, हर एक टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो आप बाकी चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो, एमसीक्यू देखने हो, उसका लिंक भी गिवन है रिवीजन बैच में। तो बेस्ट ऑफ लक, कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी से जाके इन सभी की फोटोज को एक्सेस कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।